नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है परकशन। ठीक है, देखो कार्डियक में परकशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और कभी कभी परकशन को थोड़ा अवॉइड भी किया जाता है कि मान लो कोई क्लाट है और परकस करते समय वो डिसलॉज हो गया या फिर ब्रेन में कहीं या पल्मोनी थ्रोम्बोएमिया कराता तो रिलेटिवली बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन उसके बॉर्डर को आइडेंटिफाइड करने के लिए हम परकशन करते हैं। तो राइट बॉर्डर चूंकि राइट एट्रियम बनाता है, ठीक है, वो स्टर्नम के नीचे होता है तो उसको परकस नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो परकशन होता है लेफ्ट हार्ट बॉर्डर। तो परकशन के लिए सेम वही तरीका, फ्लेक्सीमीटर, फ्लेक्सर, मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर का मिडिल फैलेंजीज पे, ठीक है, इस हाथ से भी मिडिल फिंगर से करेंगे, रिस्ट मूवमेंट, सारी चीजें जो रेसिपी में करते हो वो चीजें हैं। ठीक है, बस यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर का जैसे मैंने बताया तो उसको आप कर नहीं पाओगे, स्टर्नम के नीचे है। तो यहाँ क्या होगा, हम आइडेंटिफाई करते हैं पहले स्पेस। ठीक है, ये रिप्स है तो ठीक है, ये मान लो 5th इंटरकास्टल स्पेस आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम परकशन स्टार्ट करेंगे। अब एक्चुअली करते हैं मिड एक्सिलरी लाइन से। ठीक है, यहाँ में दोनों फर्क है, यहाँ पे डलनेस, तो यहाँ से बॉर्डर शुरू होगा और उसके बाद जहाँ तक जाएगा, जहाँ से फिर से रिजोनेंस होगा वहाँ से वो है। ठीक है, बेसिकली यहाँ ये होता है कि बॉर्डर कहाँ पे कम ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो पेरिकार्डियल डिफ्यूजन में क्या हार्ट के अराउंड फ्लूइड भर गया तो डलनेस वहाँ भी आएगा, तो उसमें क्या होगा, बॉर्डर बढ़ जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे बॉर्डर कम हो जाएगा, अगर किसी को इम्फाइसीमा हो गया तो इम्फाइसीमा एयर कवरेज हो गया तो रिजोनेंस आएगा। एक्चुअली बॉर्डर वहाँ पे कम नहीं हुआ है लेकिन रिजोनेंट आएगा तो तुम्हें लगेगा, जैसे मान लो ये हार्ट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ एयर हो गया है तो क्या होगा, यहाँ पे रिजोनेंट आएगा। ठीक है, तो तुम्हें लगेगा बॉर्डर कम हो गया एक्चुअली में बॉर्डर। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि परकशन का क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ पे कम होगा कहाँ पे। तो अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो क्या होगा, बॉर्डर बढ़ जाएगा, और इम्फाइसीमा है तो बॉर्डर कम हो जाएगा। ठीक है, तो केवल बॉर्डर के लिए हम परकशन करते हैं, परकशन का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो अस्कल्टेशन। तो अस्कल्टेशन के लिए जानना है एरिया ऑफ अस्कल्टेशन और इसको याद रखना है अच्छे से। केवल एक ही एरिया होता है जो राइट साइड में होता है, बाकी सारे एरिया लेफ्ट साइड में होते हैं। जो एवोर्टिक एरिया होता है, एवोर्टिक एरिया वो सेकेंड इंटरकास्टल स्पेस में राइट साइड में होता है, और सेकेंड इंटरकास्टल स्पेस में ही लेफ्ट साइड में क्या होता है, पल्मोनरी एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद 4th इंटरकास्टल स्पेस में जस्ट लेटरल टू स्टर्नम, या इसी को तो जस्ट पैरेलल टू स्टर्नम, ये होता है तुम्हारा ट्राइकस्पिड एरिया, टी एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया। और जो तुम्हारा मिड क्लेव 4th इंटरकास्टल स्पेस में भी, 4th इंटरकास्टल स्पेस में ही जो तुम्हारा मिड क्लेविकुलर लाइन होता है उससे जस्ट मीडियल 1 सेंटीमीटर मीडियल, या कहीं कहीं ½ इंच लिखा रहता है, ½ इंच होगा तो 1.25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर मीडियल टू MCL, मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, MCL मतलब मिड क्लेविकुलर लाइन, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर किसी को कार्डियोमेगेली और सारी चीज़ें होंगी, एबनॉर्मलिटी होगी तो आपको आगे पीछे हो सकता है, ये नॉर्मल है कि एवोर्टिक एरिया कहाँ होता है। कभी कभी सीबीएस के केस वैसे मिलते नहीं, यूजुअली मिलेंगे तो तुमसे एरिया यही सब पूछा जाता है, थ्योरेटिकल ज़्यादा। ठीक है, यही सारी चीज़, तो ये इतना बेसिक तो याद होना चाहिए कि ये तुम्हारा मिट्रल एरिया है, मिट्रल एरिया, और यहीं पे अपेक्स बीट सबसे अच्छा सुनाई था। ये 4
एरिया हो गए, कहाँ कहाँ इस एरिया 4 एरिया पे एस्कल्टेट करना है। जैसे मैंने रेसिपी का बताया था कहाँ कहाँ कैसे आगे इंटीरियर, लेटरल और बैक में कहाँ कहाँ आपको एस्कल्टेट करना है, कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन करना है, वैसे इसमें है। अब हमारे पास 4 तरह के 2 तरह के नॉर्मल साउंड होते हैं, ठीक है, 2 नॉर्मल साउंड होते हैं, S1 और S2, ठीक है। S1 तुम्हारा ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व से आता है, S2 तुम्हारा एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व से आता है। इसको तुम लब के नाम से पढ़ते आए हो, इसको तुम डब के नाम से पढ़ते आए हो, ठीक है। ये लो पिच होता है, लो पिच और लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। ये तुम्हारा अगर ये लो पिच होगा तो ये हाई पिच होगा, हाई पिच होगा और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। इसमें लिखा है कहीं कहीं 0.15 सेकेंड और इसको 0.12 सेकेंड, तो दोनों की कंपैरेटिवली है। S3 तुम्हारा नॉर्मली नहीं आता, S4 नॉर्मली नहीं आता। ये तुम्हारा जो डायस्टोलिक का रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज होता है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, उसमें आता है, ये एबनॉर्मल है S3, ठीक है। S4 तुम्हारा आता है एट्रियल सिस्टोल, जो डायस्टोल का लास्ट पार्ट होता है जिसमें पंप करके लास्ट पार्ट ऑफ ब्लड भेजता है, उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। तो ये एट्रियल सिस्टोल के समय आता है। इन दोनों को मिला के कभी एबनॉर्मल दिखता है तो कभी बोलते हैं गैलप रिदम, गैलप रिदम, ठीक, गैलप रिदम। इन दोनों का अगर एबनॉर्मल थोड़ा लाउड मिल रहा है या कुछ इस तरह से मिल रहा है तो इसको बोलते हैं S3 गैलप या S4 गैलप, वो जो होगा उसके बेसिस पे। हाँ, तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर हुआ, कौन सा एरिया है, हर्ट साउंड क्या है, कैसे चीज़ें होता है, ठीक है। अब S1 और S2 कैसे पहचानेंगे, तो जो कैरोटिड पल्स के साथ आप अस्कल्टेट करिए, जो कैरोटिड पल्स के साथ आ रहा होगा वो आपका S1 है, और जो उसके बीच में आ रहा होगा वो आपका S2 है, ठीक है। S1 जो कैरोटिड पल्स के साथ आ रहा है और उसके बीच में जो आ रहा है S2, ठीक है। S3 S4 अब नॉर्मल हैं, यूजुअली नहीं मिलते हैं, ठीक है। एरिया आपको पता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट। अब अस्कल्टेट जैसे, अब एक चीज ध्यान देना, हर एरिया पे, जैसे तुम एवोटिक एरिया पे तो तुम्हें यहाँ पे S1 S2 दोनों सुनना है, पल्मोनी पे S1 S2 दोनों सुनना है। जैसे जब तुम एग्जामिनेशन में लिखोगे तो एवोटिक एरिया लिखोगे S1 नॉर्मल, S2 अगर तुम्हें समझ में आता है S2 नॉर्मल, अगर S1 लाउड है तो तुम्हें S1 लाउड दोनों मेंशन करना है। अगर S3 S4 मान लो प्रेजेंट है तो उसको भी करना है। तो हर एरिया तो लिखने में करोगे तो एक एरिया पे 2-2 टोटल 8 वो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब तुम्हारा मरमर, मरमर क्या होता है, एबनॉर्मल साउंड होता है। जैसे तुम्हारे कुछ और एबनॉर्मल, जैसे इजेक्शन क्लिक होता है, ओपनिंग स्नैप होता है, मिड डायस्टोलिक क्लिक होता है, ये सारे कुछ, या पेरिकार्डियल रब होता है, ठीक है। ये तुम्हारे एबनॉर्मल या एडवेंटिशियस साउंड है, तुमसे पूछे जाते हैं, कभी कभी नाम पूछ ले जाते हैं, ठीक है। उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। मरमर क्या होता है, ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। हाँ, ये चीज एक ध्यान ना कि वो तो तुम्हें पहले से पता है कि वाल्व के बंद होने से आती है, जो साउंड आती है साउंड वाल्व के बंद होने से आती है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे एक बैच में पूछ रहे थे तो इसमें भी कंफ्यूजन था, इसलिए बता दे रहे हैं, बहुत छोटी सी बात है। मरमर क्या होता है, ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है, आता है। और टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो क्यों होता है, ड्यू टू नैरोइंग ऑफ वाल्व। कोई भी वाल्व है किसी भी पैथोलॉजी का, उसका नैरो हो गया, नैरोइंग हो गया, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होकर टर्बुलेंस हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारा मरमर आता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, कभी पूछ लेते मरमर क्या होता है, टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है, लिखो। दूसरा नैरोइंग ऑफ वाल्व, वाल्व के नैरो होने के कारण, 2 कारण है, ठीक है। अब तुम्हें मरमर में क्या क्या देखते हैं, मरमर पहला बनेगा साइट ऑफ ओरिजिन। अब देख लेना है कि एओर्टिक एरिया में है, पल्मोनी एरिया में है, ठीक है। हाँ, एक चीज मैंने देखा कि एक थर्ड लेफ्ट साइड में थर्ड इंटरकास्टल स्पेस में एक होता है नियो एओर्टिक एरिया, नियो एओर्टिक एरिया, ठीक है।
तो अब एरिया नंबर 5 हो गए हैं, ठीक है। कभी पूछ लिया जाता न्यू एओर्टिक एरिया का पोजीशन, तो लेफ्ट साइड में थर्ड इंटरकास्टल स्पेस में, ठीक है। साइट ऑफ ओरिजिन जैसे मैंने बताया एओर्टिक, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड, मिट्रल कौन से एरिया में है, ठीक है, तो वहाँ पे देखना है। टाइमिंग क्या है, सिस्टोलिक मर्मर है, डायस्टोलिक मर्मर है या कंटिन्यूअस है, पूरे सिस्टोल में भी आ रहा है, पूरे डायस्टोल में आ रहा है और पूरे। अब वो कैसे पहचानोगे, अगर S1 के साथ मर्मर आ रहा है, S1 के साथ, तो वो सिस्टोलिक मर्मर होता है। अगर S1 के साथ आ रहा है तो सिस्टोलिक, और S1 के बीच में आ रहा है तो डायस्टोलिक, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटेंसिटी, तो ठीक है, इंटेंसिटी या उसी के बेसिस पे ग्रेड बनाते हैं हम, ग्रेड। अब उसमें डायस्टोलिक का अलग ग्रेड है, सिस्टोलिक का अलग, इसके 6 ग्रेड हैं, इसके 4, इसको हम अभी डिटेल में बताएंगे। चौथा चीज होता है कैरेक्टर या पिच, ठीक है, कैरेक्टर या पिच। पिच तुम्हारा लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हाई पिच, जैसे मैंने यहाँ बताया लो पिच, हाई पिच, ठीक है, वैसे पिच होता है, मर्मर में पिच होता है। ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन अर्ली हो सकता है, मिड, जैसे मान लो अर्ली सिस्टोलिक मर्मर, मिड सिस्टोलिक मर्मर, लेट सिस्टोलिक मर्मर या पैन सिस्टोलिक मर्मर। वही डायस्टोल के लिए भी हो सकता है, पहले तो यहाँ से डायस्टोलिक है, सिस्टोलिक है, उसमें भी अर्ली है, मिड है, लेट है या पूरे में आ रहा है, पैन मतलब पूरे में, ठीक है। एक होता है रेडिएशन, कि मर्मर रेडिएट कर रहा है, जैसे तुम्हारा यमार का मर्मर होगा आगे मिलेगा और बैक में तुम्हारा रेडिएट करता है, बैक में, ठीक है। तो अगर बैक में जा रहा है, मिड सिस्टोलिक मर्मर है। अब मिक्स सिस्टोलिक BSD में मिलता है, यमार में मिलता है। अब तुम्हें कंफ्यूजन है कि ये किसका है, तो आप बैक में स्कल्टेट करिए। अगर बैक में रिगर्जिटेट कर रहा है इसका मतलब वो यमार का है, अगर बैक में रिगर्जिटेट नहीं कर रहा है तो किसका है, BSD का। तो आप क्लिनिकली ये बता सकते हो। तो ये कैरेक्टर के बेसिस पे है, ठीक है। इतना वॉच करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इंटेंसिटी को ग्रेड व्यू, तो ग्रेडिंग ऑफ मर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, ठीक है। जो मैंने बताया सिस्टोलिक मर्मर के 6 ग्रेडिंग होते हैं, डायस्टोलिक के 4 होते हैं। तो 6 क्या है, जो ग्रेड 1 में होगा वेरी फेंट मर्मर, वेरी फेंट मर्मर। ग्रेड 2 को बोलते हैं फेंट, इसको बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा है बेरली एडिबल, यानी बहुत मुश्किल से सुना जा सकता है, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, लाउड विदाउट थ्रिल, लाउड होगा लेकिन थ्रिल नहीं होगा, जो मैंने बताया थ्रिल नहीं होगा। फोर्थ में क्या होगा, लाउड होगा या थ्रिल होगा, कहीं कहीं इस लिखा रहेगा मॉडरेटली लाउड विदाउट थ्रिल, मॉडरेटली लाउड विद थ्रिल। अब इसमें क्या होगा, वेरी लाउड। फिफ्थ में थ्रिल यहाँ तक आ जाएगा, थ्रिल तो अब ये वाली चीज प्रेजेंट होगा विथ स्टेथोस्कोप एज, मतलब क्या होगा कि पेशेंट है जैसे वो, उसके तुम चेस्ट वॉल पे ऐसे लगा के, स्टेथोस्कोप ऐसे नहीं लगाना है, आप सिर्फ ऐसे एज लगाओगे तब भी तुम्हें सुनाई देगा, तो थ्रिल वाला प्लेस पे तभी सुनाई देगा। लास्ट ग्रेड 6 में क्या है, वेरी लाउड स्टेथोस्कोप फ्यू सेंटीमीटर एबव चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, जैसे मान लो ये चेस्ट वॉल है, इसकी जरा सा ऊपर रहेगा तब भी सुनाई दे रहा होगा, मतलब वेरी लाउड, ठीक है, एबव चेस्ट वॉल के पीछे बोलेगा। तो ये 6 ग्रेडिंग है। अब इसमें डायस्टोलिक में क्या है, वेरी फेंट, फेंट, लाउड विदाउट थ्रिल और लाउड विथ, तो इसके सिर्फ 4 ग्रेडिंग है, दोनों के अलग अलग ग्रेडिंग पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक टर्म और पूछा जाता है तुमसे, क्या किस भाषा में बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, कहेंगे वेरी फेंट मर्मर कौन सुन पाएगा, तो इसको सुन पाते हैं DM कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट एक टर्म दिया जाए। जो फेंट वाला होता है MD पीडियाट्रिशियन, MD मेडिसिन वाले हैं, और लाउड विदाउट थ्रिल, थ्रिल वाला तो इसको UG सुन लेते हैं। UG में इंटर्न, बेसिकली इंटर्न आते हैं, बाकी तो क्लिनिकल पोस्टिंग में उतना तुम लोग कभी हो जाते हो। तो ये लिखा जाता है, इसको कहते हैं DM कार्डियो, MD और UG इंटर्न। इस तरह से पूछते हैं कि वेरी फेंट 1-2 ग्रेडिंग में कैसे डिफ्रेंशिएट हो, ये पूछते हैं कैसे, DM कौन सुन लेगा कौन ये, तो तुम्हें जाहिर सी बात है DM कार्डियो वाला वेरी फेंट भी सुन लेगा, MD वाले हम लोग फेंट सुन लेंगे, और ये बाकी ये वाला तो थ्रिल आ गया तो किसी को भी पता चल जाएगा, किसी को, ठीक है। तो ये मर्मर क्लियर है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको, अब हमने जो जैसे मान लो यहाँ पे थ्रिल आ रही, मान लो, ठीक है, यहाँ पे तो हमने क्या स्टेथोस्कोप ऐसे लगाया, ऐसे पे मर्मर सुनाई दे रही, तो क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेज, 5, और इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर यहीं पे सुनाई दे रहा है हमको, फ्यू सेंटीमीटर, फ्यू mm, 1-2 mm, उससे एकदम टच भी नहीं किया है तब भी सुनाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा
ग्रेड 6, ठीक है। इसका बहुत अच्छे से बना रहा बाय द वे, अभी एक एक करके सुनाएंगे, ठीक है। बात अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट होता है